All right. Today we are going to start a new topic, which is quadratic equations and inequalities, जो आपने स्कूल में बहुत अर्ली ईयर्स में पढ़े होते हैं जब आप एड मैथ ऑप्ट करते हैं। तो शुरू के 3-4 टॉपिक्स के अंदर एक टॉपिक ये भी होता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब इस टॉपिक में हम पढ़ते क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी मास, कुछ कह रहे हैं आप? यही बताना था। ओके, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो 3 मेथड्स हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग 2 मेथड्स यूज कर रहे होते हैं। द इजियर मेथड इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैं MTB लिख रहा हूं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। What is the other method? If middle term breaking is not possible, what do you apply? You apply quadratic formula. Quadratic formula, which is x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. If middle term breaking is not possible, we apply quadratic formula. एक और मेथड भी है, पता नहीं if you can recall or not. It is completing the square method. Completing the square method, जो एड मैथ के सिलेबस में तो शुरू से ही था, अब मैथ के सिलेबस में भी ऐड हो गया है। खैर, हमारा मेन फोकस ये है द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, this b square minus 4ac is called discriminant. I am writing the whole spelling so that you pronounce it correctly. Discriminant। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मास इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा एड मैथ का एक चैप्टर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर है। चैप्टर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे नहीं है, चैप्टर बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लिखा है, ये अप्लाई करके हमें किसकी 2 वैल्यूज मिल जाती हैं? 2 वैल्यूज ऑफ x, वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज का एक और सोफिस्टिकेटेड सिविलाइज्ड नाम भी है। व्हाट इज दैट वर्ड which we can use for the values of x? और ये मैं पहले बता चुका हूं किसी चैप्टर के अंदर, I remember very well. Okay, a more civilized word for values of x is roots. Roots are the values of x. या किसी भी इक्वेशन में जो भी अननोन है उसको रूट कहेंगे, उस इक्वेशन का रूट। रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि भाई ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 है, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया और बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे एक वैल्यू पुट कर दी विच इज लेस देन 0। टेल मी एनी वैल्यू विच इज लेस देन 0। -1 अपॉन 2a। अब जब मैं कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट के अंदर -1 पुट करूंगा तो कैलकुलेटर तो देगा मैथ एरर, या तो मैथ एरर दे देगा या आई की फॉर्म के अंदर आंसर दे देगा। मैथ एरर आएगा या आई की फॉर्म में आंसर आएगा। इसका मतलब, और हमें वैसे है कि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता।
तो इस केस में मास मेरे पास कितनी एक्स की वैल्यूज आएंगी अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ गया? ये तो मैथ एरर होता है ना। तो माय क्वेश्चन इज मास मेरे पास कितनी वैल्यूज आएंगी एक्स की? एक भी नहीं आएगी, जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स, मैथ एरर आ गया। तो क्योंकि मेरे पास कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं आ रही, आई एम गोइंग टू राइट नो रूट्स। रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, मैं लिखवा चुका, नो रूट्स। नो रूट्स लिखने से बेहतर है आप लिखें नो रियल रूट्स। कोई एक्स की वैल्यू नहीं आ रही, नो रियल रूट्स। लेकिन हम सिर्फ रूट्स के हिसाब से ही बात नहीं करते, हम लाइन और कर्व के हिसाब से भी बात करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्केच होता है ना, स्केच भी हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। वो या तो एक मिनिमम कर्व होता है या फिर एक मैक्सिमम कर्व होता है। तो हम कर्व के हिसाब से भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अगर मेरे पास कोई एक्स की वैल्यू नहीं आ रही, तो लाइन और कर्व कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो पॉइंट्स पे, एक पॉइंट पे, या इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे? व्हाट इज दिस केस? 2 points, 1 point, or are they not intersecting at all? Not intersecting. Yes. तो हम लिखेंगे line does not intersect the curve. Line does not intersect the curve. ओके। तो पहले केस पे तो भाई मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को लेसर देन जीरो किया था। अब मेरे पास कोई एक्स की वैल्यू नहीं आई। अब मैं अपना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने इंक्रीज करके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कर दिया इक्वल टू जीरो। लेस देन जीरो से तो बढ़ गया ना, इक्वल टू जीरो। अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर है तो मैं स्क्वायर रूट के अंदर जीरो लिखूंगा, राइट? और अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर जीरो लिख दूं तो मेरे पास एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी? एक ही आएगी, क्योंकि प्लस माइनस तो खत्म ही हो गया ना। प्लस माइनस जीरो तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। सो नाउ आई एम गोइंग टू गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स। लेकिन ये कैसी बात हुई एराज कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं और मेरे पास एक एक्स की वैल्यू आ रही है? मैंने तो बचपन से ये सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर हमेशा दो वैल्यूज आती हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक ही वैल्यू आ रही है? ओके, बट व्हाई ओनली वन वैल्यू? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। क्या आपने कभी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते वक्त ये नोटिस किया है कि दो ब्रैकेट सेम बन जाएं? ऐसा होता है ना कभी कभी कि दो ब्रैकेट सेम बन जाते हैं। तो हम दो बार टू नहीं लिखते, हम सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, जबकि हमें दो बार लिखना चाहिए। क्योंकि वो दो वैल्यूज होती हैं तो हम कहते हैं ठीक है यार एक ही बार लिख दो, दो बार क्यों लिखें? तो वो एक्चुअली दो वैल्यूज आ रही होती हैं, बट बिकॉज वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं, वी राइट इट ओनली वंस। तो प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर टू रूट्स, बट बोथ द रूट्स आर इक्वल। बोथ द रूट्स आर इक्वल। यहां भी ऐसा लग रहा है कि एक्स की एक वैल्यू आ रही है, लेकिन एक्चुअली दो वैल्यूज हैं, लेकिन दोनों की दोनों इक्वल हैं। तो हम रूट्स के बारे में क्या लिखेंगे? टू रूट्स या टू रूट्स, रियल रूट। रियल का वर्ड घुसाना जरूरी है। इक्वल रियल, इक्वल रियल। लाइन और कर्व के हिसाब से बात करूं
कर्व कितनी कर रहे हैं, ओनली वन है, तो इसको हम कहते हैं यस लाइन इज अ tangent टू द कर्व, line is a tangent to the curve. ओके, अब मैं अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं। सबसे पहले मैंने लेस देन 0 किया तो कोई x की वैल्यू नहीं आई, फिर मैंने बढ़ा के इक्वल टू 0 किया तो दो वैल्यूज आई, लेकिन दोनों की दोनों इक्वल आई। अब मैं मास अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac और इंक्रीज करके कितना कर सकता हूं, Greater than 0. greater than 0. Tell me any value which is greater than 0. 4, अगर मैं यहां 4 पुट कर देता हूं, अब मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी, टू वैल्यूज ऑफ x। एक बार मैं प्लस के साथ सॉल्व करूंगा और एक बार मैं माइनस के साथ सॉल्व करूंगा। बट माय क्वेश्चन इज, व्हेन आई गेट टू वैल्यूज ऑफ x, is it necessary that both the values will be different, or there is a possibility that both the values could be same? क्या ये जरूरी है कि दोनों की दोनों अलग आएंगी या दोनों सेम भी हो सकती हैं? बोथ विल ऑलवेज बी डिफरेंट। ऑब्वियसली जब मैं प्लस के साथ सॉल्व करूंगा तो जाहिर है कुछ और आंसर आएगा और माइनस के साथ कुछ और आंसर आएगा, सेम तो आ ही नहीं सकता। सो आई एम गोइंग टू गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो लाजमी है कि दोनों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। सो आई एम गोइंग टू गेट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्योंकि रियल का वर्ड तो लिखना ही होता है, तो आई कैन राइट टू, अभी लिखना नहीं, टू डिफरेंट रियल रूट्स, और अनदर सिनोनिम फॉर डिफरेंट जो एडमैथ में यूज किया जाता है इज डिस्टिंक्ट। Distinct and different are one and the same thing. So I'm going to write distinct real roots. अब distinct लिख रहे हैं तो टू distinct लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि distinct means two different. Distinct real roots. इसके लिए मैं लाइन और कर्व के हिसाब से क्या लिखूं? अगर मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं मास, तो लाइन और कर्व का क्या स्टेटमेंट होना चाहिए? Line intersects the curve twice. Okay. Erat, what should be the statement? Line intersects at 2 points. Line intersects the curve at 2 points. और बी स्क्वायर माइनस 4ac का आखिरी केस है, the last case is b square minus 4ac is greater than or equal to 0. How do you read this sign? Greater than or equals to, या तो ज्यादा हो या बराबर हो, या का वर्ड इज इंपॉर्टेंट और द वर्ड और इज इंपॉर्टेंट। तो द लास्ट केस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू केसेस, द सेकंड इक्वल्स टू 0 एंड द थर्ड। तो इन दोनों को मिलाकर
मैं यहां पे क्या लिखूं, इक्वल रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। थ्री रूट्स कैसे आ सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। हाउ कैन यू गेट थ्री वैल्यूज, इन दोनों को मिला के इस केस के हिसाब से दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों बराबर। इस केस के हिसाब से दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट। इन दोनों को मिला के मैं रखूंगा रियल रूट्स। इफ आई राइट डाउन रियल रूट्स, अगर मैं सिर्फ रियल रूट्स लिख दूं तो ऑब्वियसली वो या तो दोनों के दोनों बराबर होंगे या फिर दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। ये केस तो नहीं आ गया ना खुदा ना खास्ता इसके अंदर, ये तो नहीं आया ना नो रियल रूट्स, यही दो आए ना, इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। तो लेट्स कीप इट वेरी इजी, लेट्स ओनली राइट डाउन रियल रूट्स। और अगर मैं लाइन और कर्व के हिसाब से बात करूं तो इन दोनों को मिलाकर एक आसान सा स्टेटमेंट मैं क्या लिख सकता हूं, Line is a tangent at 2 points. मास खुदा खौफ कीजिए बेटा, सॉरी यार, कह रहे लाइन इज अ टैंजेंट एट, हाउ कैन अ लाइन बी अ, फिर ये घूम के वापस जाएगी और फिर यहां टैन बन जाएगी। क्या कह रहे थे आप यार, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट्स, ठीक है, इसको भी और भी शॉर्ट कर सकते हैं, और भी शॉर्ट कर सकते हैं, जो इन दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन हो। लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व, क्योंकि वो या तो एक पॉइंट यानी कि टैंजेंट एक पॉइंट पे कट करेगी या फिर दो पॉइंट्स पे कट करेगी, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लाइन मीट्स द कर्व, लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व भी कह सकते हैं, लाइन मीट्स द कर्व भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई x की वैल्यू नहीं आ रही, नो रियल रूट्स, लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, वेयर इज द कर्व, वेयर इज द कर्व, द कर्व इज ईदर अबव द एक्स एक्सिस, भाई अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। द कर्व इज ईदर अबव द एक्स एक्सिस और below the x axis, yes, yes, तो प्लीज इसके नीचे लिख लीजिएगा, कर्व लाइज above slash below the x axis। और सेकेंड केस, वेयर इज द कर्व, इन द सेकेंड केस अगर मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही है, लाइन और कर्व एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, तो वेयर इज द कर्व, yes, now x axis should be a tangent to the curve, the x axis should now be a tangent to the curve, क्योंकि सेकंड केस में मेरे पास x की सिर्फ एक वैल्यू आती है, वो नीचे से भी कर्व जा सकता है, ऊपर से भी जा सकता है। Please write down x axis is a tangent to the curve.
x axis is a tangent to the curve। फिर अगले पे आ जाते हैं। Where do you think should the curve be now? If in the third case you are getting 2 points, x axis को कितनी जगहों पे कट करेगा कर्व? 2 पॉइंट्स पे। एंड इन द फोर्थ केस आपका कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी कट कर सकते हैं, तो उसका ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। ओके, मैं फिर बता दूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मेरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो a कितना है? 2, b कितना है? 5, c कितना है? 7। अगर मेरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो मेरा a कितना है? 3, b कितना है? -7, c कितना है? k माइनस 1। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मेरी इक्वेशन है m प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो मेरा a कितना है? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? m प्लस 1। मेरा b -7m और c 3 के बराबर। लास्टली, इफ माय इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू p, आप डायरेक्टली एबीसी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे? p को उधर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 माइनस p इज इक्वल टू 0। मेरा a कितना है? 1, b कितना है? 7 और c कितना है? 3 माइनस p। ये ऐसी फजूल सी चीज है जो मुझे बतानी थी, क्योंकि ये बताना जरूरी था। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर बीच का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो आंसर में कहां चेंज आता है? -2ab। बाकी सब कुछ सेम रहता है। अच्छा, -a माइनस बी होल स्क्वायर, ये भी आएगा क्वाड्रेटिक्स में। ये किसके बराबर होता है? अगर दोनों के दोनों साइंस नेगेटिव हैं, तो आज बता रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट के अंदर से माइनस का साइन कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। स्क्वायर में यहां नहीं लगा सकता, बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर आएगा स्क्वायर, क्योंकि 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 जिस ब्रैकेट के अंदर से मैंने माइनस कॉमन लिया है, उस माइनस पे भी क्या लगना जरूरी है? माइनस पे भी स्क्वायर लगना जरूरी है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। यानी कि -a माइनस बी होल स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब ब्रैकेट के ऊपर क्या हो? स्क्वायर, और दोनों की दोनों टर्म्स क्या हो? नेगेटिव। एक चीज और जहां पे आप लोग गलती करते हैं, ऑल्दो ये बहुत ही बचकाना सी चीज है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है -a प्लस बी होल स्क्वायर,
यस, इसको रीअरेंज करके आपको b माइनस ए कर देना चाहिए। और ये एक्सपैंड कैसे होगा? बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर पहले आएगा माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये टेबल, क्योंकि मैंने पूरा सब कुछ समझा समझा के आपसे फिल करवाया है, कि ये आपको याद हो गया है। जब भी एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो रियल रूट्स, तो साइन क्या लगेगा? लेस देन। जब भी इक्वल रूट्स होंगे या एक वैल्यू होगी या टेंजेंट होगा, इक्वल्स टू। दो वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन। और ये आखिरी वाला जो केस है, ये पिछले दो केसेस का कॉम्बिनेशन है। जब भी बताया हुआ नहीं होगा कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स तो हैं लेकिन कैसे हैं, इक्वल है या डिस्टिंक्ट, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जब भी बोला हुआ होगा लाइन कर्व को मीट तो कर रही है लेकिन एक पॉइंट पे कर रही है, दो पॉइंट्स पे कर रही है, ये नहीं बताया हुआ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1। I'll paste the question on a fresh page. Part A. रूट्स के बारे में क्या बोला है? इक्वल रियल रूट्स। अब्दुल्ला, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यस, क्योंकि इक्वल का वर्ड आ गया तो इक्वल टू ही लगेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका a कितना है? 1 या p? p एक्स स्क्वायर है तो p होगा। इसका b कितना है? -6। और इसका c कितना है? p। बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये वैल्यूज इनपुट कर दीजिए ताकि आपका आंसर आ जाए। ऑल राइट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस p स्क्वायर को वहां भेज दो, 36 वहां नहीं भेजना, -4p स्क्वायर वहां भेज दो ताकि वो 4p स्क्वायर हो जाए। उसके बाद 4 वहां जाके डिवाइड, 36 upon 4 is 9, and then when you apply square root on both the sides, what should you not forget? प्लस माइनस। तो p की दो वैल्यूज आएंगी, +-3। But being advanced students, what we expect out of you is कि इस स्टेप के बाद आपको अप्लाई करना चाहिए था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, और तो आंसर उससे भी सही आएगा लेकिन ये ज्यादा बेहतर है। तो दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एराद किसके बराबर होगा? Algebraic identity number 3। नहीं बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab वाली अब्दुल्ला ये होगी, वो अलग है। ये किसके बराबर होता है जी? a प्लस b, a माइनस b। ठीक है, तो इसके दो ब्रैकेट्स, इसीलिए ये लगवा रहा हूं ताकि ये प्रैक्टिस करोगे ना तो याद भी होगा। अब ये मैथ के अंदर तो आता है पेपर में, a माइनस b यानी कि 6 माइनस 2b एंड 6 प्लस 2p। तो वो बच्चे जो स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, इस केस से वो दोनों आंसर आ जाते हैं। तो हम करेंगे 6 माइनस 2p इज इक्वल टू 0 और 6 प्लस 2p इज इक्वल टू 0।
डन. ओके, पार्ट सी. 3x square is equals to x plus b minus 1. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि डिफरेंट, ये कब लगता है? ग्रेटर देन 0. लेकिन सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? सारी टर्म्स ऑन वन साइड. 3x square minus 2x आगे माइनस पी प्लस 1 लिखने से बेहतर है मैं प्लस 1 माइनस पी लिखूं, ऑल्दो दोनों सेम ही होते हैं. तो ये दोनों जब वहां आएंगे तो माइनस पी प्लस 1 बनेगा, उससे बेहतर है 1 माइनस पी. एक ही बात है, बात तो एक ही है, लेकिन प्लस वाली टर्म पहले लिख दो, माइनस वाली बात में. क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखा हुआ है, distinct real roots, we will apply the formula b square minus 4ac is greater than 0. Now Abdullah, can you tell me the values of a, b and c? a से स्टार्ट करेंगे. a 3 है, b minus 2 है, c 1 minus. इन वैल्यूज को फॉर्मूले में इनपुट कर देते हैं. b square minus 4ac is greater than 0. I'll give you a minute, find out the answer. एराद, आपका आंसर क्या आया? p is greater than 2/3 because I am expecting different answers. अब्दुल्ला, आपका आंसर क्या आया? ग्रेटर, लेसर. ओके, ठीक है. -2 का स्क्वायर 4. व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि यहाँ पे कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं? 3. तो ज्यादा बेहतर होता है जब 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो पहले किन दो को मल्टीप्लाई करें जो बाद में लिखी हुई है. यू लीव द फर्स्ट टर्म एज इट इज, मल्टीप्लाई द टर्म्स विच आर रिटन एट द एंड. तो मैंने -4 एज इट इज लिखा और 3 को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई किया. 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी इज 3 माइनस 3p. फिर मैंने -4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. -4 टाइम्स 3 is -12 and -4 times -3p is +12p. 4 minus 12 is -8. -8 वहां जाके +8 और 12 वहां जाके 8 से डिवाइड, तो 8/12 4 के टेबल से कैंसिल आउट होके 2/3 होगा. ठीक है. जब मैंने 12 को वहां भेजा, why did I not change the inequality? When do I change the inequality? If 12 was negative.
कोई नेगेटिव नंबर वहां जाके डिवाइड होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, वरना चेंज नहीं होती। ठीक है, ओके। The next question that we will do is question number 2. सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द ब्रैकेट विथ x and then bring all the terms on one side. Bring all the terms on one side. When you bring all the terms on one side, आप किस तरह अपनी इक्वेशन अरेंज करेंगे? You will write mx square minus x square minus 3x plus 2 is equals to 0. इस हिसाब से अब्दुल्ला आपका a कितना होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ दो टर्म्स आ रही हैं। वेरी गुड, m minus 1, b minus 3 and c 2. Now because the question says the roots are not real, not real के लिए क्या फॉर्मूला लगता है? नो रियल रूट्स पे क्या फॉर्मूला लगता है? लेस देन 0। b square minus 4ac is lesser than 0. अगेन जब तीन टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो मैं बाद वाली दो पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1/8 तो नहीं आ रहा मेरा। चेक कीजिए आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हो सकता है आपने -4 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो +8 लिखने के बजाय -8 लिख दिया। व्हाट इज योर फाइनल आंसर अब्दुल्ला? साइन चेंज होगी लेकिन मैं -8m वहां ले गया 17। फाइनल आंसर दोनों का सेम आएगा। मेरा फाइनल आंसर आ रहा है, मेरी इनइक्वालिटी किसको फेस कर रही है? m को ना, तो मैं m को ही फेस करवाऊंगा अगर मैं m शुरू में लिखता हूं। m इज ग्रेटर देन 17/8। आपका आंसर क्या आ रहा है? और इनइक्वालिटी क्या आ रही है? m इज ग्रेटर देन 17/8 आ रहा है या m इज लेस देन 17/8 आ रहा है? ये वाली इनइक्वालिटी आ रही है। ओके, इस स्टेप के बाद आपने क्या किया? 17 को आप उधर लेके चले गए।
अभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। फिर आपने क्या किया, -8 वहां गया। जब -8 वहां गया तो ये लेसर देन क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन -17 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, m is greater than 17 upon 8. When do we change the inequality? कब चेंज करते हैं, जब एक नेगेटिव नंबर वहां जाके डिवाइड होता है। The next question which we are going to do is the second last question of our class. Question number 3. Please bring all the terms on one side so that you can figure out A कितना होगा, B कितना होगा और C कितना होगा। बच्चों को लगता है के स्क्वायर शुरू में लिखना चाहिए। के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो एंड में आना चाहिए, उसके साथ कोई एक्स नहीं है। So what do you think should be A? 1, B -2 के -1, C के स्क्वायर -3। और रूट्स के बारे में क्या बोला हुआ है, दैट द रूट्स आर रियल पे क्या फॉर्मूला लगता है, ग्रेटर देन और इक्वल। व्हाट स्क्वायर, -2 के -1 स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों पे नेगेटिव है और ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 सब कुछ क्या हो जाता है अब्दुल्ला, पॉजिटिव हो जाते हैं। ब्रैकेट में 1 अगर है ए की वैल्यू तो लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। के स्क्वायर -3। आई विल गिव यू अ मिनट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इसका आंसर क्या बनेगा अब्दुल्ला, शुक्र आइडेंटिटी लगाइए बच्चे, आइडेंटिटी नहीं लगाते, आइडेंटिटी से एक्सपैंड होगा। 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 12। 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8k कैसे बना, 4k प्लस 13, प्लस 13 वहां जाके -13 हो जाएगा और 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बट रीड द क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू k कैन टेक। k जो है वो -13/4 या उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो सबसे छोटी वैल्यू k की क्या हो सकती है, -13/4।
क्योंकि k या तो -13/4 के बराबर है या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू, मैक्सिमम तो ग्रेटर देन -13/4 तो इन्फिनिटी तक चला जाता, फिर तो इन्फिनिटी तक चला जाता। क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए। What is the keyword? Two equal roots. इस पे क्या फॉर्मूला लगता है? b square minus 4ac is equals to 0. इक्वल का वर्ड आ गया। इसका a कितना है? 1 minus 2b। इसका b कितना है? 8b। इसका c कितना है? यहां बच्चा गलती कर देता है, -2 minus 8b। यस, एंड टू इक्वल रूट्स का मतलब b square minus 4ac is equal to 0। जल्दी से ये कंप्लीट कर लो। प्लीज सिंप्लीफिकेशन में कोई गलती मत करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, बाद वाले दो वेरी केयरफुली। I am getting P is equals to -1/2। यही आ रहा है? Yes, sir. 64p² मेरा कैंसिल आउट हो रहा है। Okay, now please mark your homework. Question 1, part B and D. Question number 4 and 5. That's it for today. Allah Hafiz.